व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाने से रमेश बाबू बेटे को डांटते हुए बोले, कमीना कहीं का, तेरे जैसा बेटा पैदा हो गया मेरे घर में, कुल का नाम डुबो दिया। गुर्राते हुए बाप ने जवान बेटे को भला बुरा सुनाया तो माँ ने कहा, जाने भी दीजिए, अब इसमें इसकी क्या गलती है, कभी कभी पैरों तले ज़मीन खराब आ जाती है। बस कीजिए, अब आप खाना खा लीजिए। निराश मन से सोनू अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ ताव में आई हुई काली की तरह एक और व्यक्तित्व ताने सुनाने को तैयार बैठी थी। वो थी सोनू की पत्नी अमिता। आ गए क्या महाराज? चले राजा प्रजा की सेवा करने। सब कुछ बेच दिया, जमीन गहने, अब क्या मुझे बेचने का इरादा है? गर्दन झुकाए हुए ही सोनू ने कहा, खाना खिला दो। खा लो खुद लेकर, रसोई में कुछ मिलता है तो। आवेश स्वर में अमिता बोली, मेरे कर्म फूटे जो तुम्हारे पीछे आई। सोनू ना नज़र उठा सका और ना रसोई में जाकर खाना खा सका। रोज़ रोज़ के इन तानों से वो बहुत परेशान हो गया था। सोने लगा तो फिर से परमाणु बम की तरह अमिता की आवाज़ गूंजी, मुझे नींद नहीं आएगी ऐसे बेकार और नालायक इंसान के पास। हे राम, मेरा जीना बेकार हो गया। मेरे बाप ने किसके पल्ले बांध दिया मुझे। सोनू ने चादर उठाई और बाहर निकला तो ठिठक गया। बाहर पिताजी हैं, उधर गया तो फिर सुननी पड़ेगी। चुपके से सोनू छत पर चला गया और चादर बिछाकर सोने की कोशिश करने लगा। आँखों में नींद नहीं थी, न दिल में सुकून था। पिताजी के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते, पर पत्नी के ताने कैसे बर्दाश्त करे, जिसने 7 फेरों के वक्त साथ चलने की, हर सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई, उसने ही आज कमरे से बाहर निकाल दिया। सोनू अंदर तक तड़प उठा। सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मर जाऊं। छत से कूदने के लिए सोनू उठा और मुंडेर तक आकर रुक गया। उसके दिमाग में कोई सकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। सोनू ने सोचा, जरा सी गलती पर पिताजी बचपन में भी पीट देते थे, तो अब तो मैंने सच में घर का बहुत नुकसान करवा दिया है, तो पिताजी का नाराज़ होना और ताने मारना जायज़ है। लेकिन अमिता ने ऐसा कहा, वो अमिता जो हर पल मेरे लिए जीती थी, आज मुझसे विरक्त कैसे हो गई। सोनू वापस चादर पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब तक मेरे पास पैसे थे, काम था, तब तक अमिता बहुत प्यार जताती थी। आज समय विपरीत हुआ तो उसके मुंह से ऐसे शब्दों के बाण चलते हैं कि कोई दुश्मन भी नहीं बोलता। सोनू के मस्तिष्क में अब एक तस्वीर आई। विचारों का बादल झूम कर आया और जमकर बरसा। मन का सारा मैल धुल गया। सोनू उठा और रसोई में गया। कुछ खाना बचा था, सोनू ने खाया और वापस छत पर जाकर सो गया। सुबह उठकर सोनू ने स्नान किया और पिताजी से जाकर माफ़ी मांगी और बोला कि मैं काम ढूंढने शहर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि घर का जो भी नुकसान हुआ है धीरे धीरे वापस भरपाई करूँ। घर से निकलते वक्त सोनू अमिता से नहीं मिला और निकल गया। अमिता भी दुखी हो गई। सोचा कि कल रात को कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो नाराज़ हो गए, कहीं दुखी होकर कुछ गलत न कर बैठे। अमिता रोती हुई पिताजी के पास गई और सारी बात बताई। पिताजी ने अमिता को चुप कराया और कहा, बहू, तुमने कोई गलत नहीं किया है और मैं जानता हूँ कि सोनू कभी गलत कदम नहीं उठा सकता। वो समय उसका अच्छा नहीं था तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसको डांट दिया। हाँ, वो मेरी बात पर इतना सोचता भी नहीं है कभी, और अब देखना, तूने उसे कहा है ना, वो अब सुधरेगा और सब ठीक हो जाएगा। पिताजी और अमिता का जो व्यवहार सोनू के साथ था वो इसलिए था कि सोनू पहले नौकरी करता था। सोनू के पिताजी भी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सोनू पढ़ा लिखा भी था। अपने दोस्त के साथ मिलकर सोनू ने व्यवसाय खोलने की इजाज़त पिताजी से ली। आज तक सोनू ने कभी गलती नहीं की थी तो पिताजी ने इजाज़त और पूंजी दोनों दे दी। कुछ समय में लाभ नहीं हुआ तो सोनू ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और मुनाफे के नए तरीकों से
पिताजी को अवगत कराया। पिताजी ने ज़मीन गिरवी रखकर सोनू को फिर पैसे दे दिए, लेकिन फिर घाटा हो गया। सोनू ने फिर अमिता से बात की। व्यवसाय को फिर से खड़ा करने के लिए सोनू ने अमिता की रजामंदी से गहने बेच दिए, लेकिन सोनू की किस्मत का सितारा नहीं चमका और काम नहीं चला। दरअसल सोनू ने बिना जानकारी के दोस्त की बातों में आकर व्यापार तो शुरू कर लिया, लेकिन बाजारीकरण के ज्ञान के बिना व्यापार चौपट हो गया। घर की जमा पूंजी और अमिता के गहने भी चले गए, यहाँ तक कि कर्जदार भी हो गए। तो सोनू के पिताजी अक्सर दुखी होकर सोनू को डांट देते, लेकिन सोनू कभी प्रत्युत्तर नहीं देता था। उस रोज़ जब अमिता ने सोनू को कड़वे शब्द सुनाए तो सोनू की अंतरात्मा में सागर जैसी लहरें उठी और जूझता हुआ सोनू जब विचारों के किनारे पर आया तो निष्कर्ष निकला। सोनू ने अमिता के कड़वे शब्दों को प्रेरणा बनाया और निकल पड़ा, फिर से कृत संकल्पित होकर कि कामयाब तो होना ही है। यह संसार उसी की इज्जत करता है जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ चुका हो। प्रेरणा कई तरह की होती है। व्यक्ति चाहे तो हर पल हर बात से प्रेरित हो सकता है, बस समझने वाली अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए। इधर अमिता दुखी रहने लगी। आवेश में आकर सोनू को शब्दों का कड़वा रस तो पिला दिया, पर अब उसको सुकून नहीं मिल रहा था। सारा दिन काम करती, पर शाम के समय खाना नहीं भाता था उसे। याद तो आनी ही थी, आखिर उसका सुहाग था सोनू। उधर सोनू अब काम में दिल और दिमाग दोनों लगा रहा था। वो अब सब कुछ भूल गया था, बस उसे कुछ याद था तो अमिता के वो शब्द जो तीर की भांति हरदम चुभते रहते थे, लेकिन वो चुभन ही सोनू को आगे बढ़ने में सहायक थी। सोनू ने एक सेठ जी के पास नौकरी कर ली और बाकी समय खुद के डूबे हुए व्यवसाय को संवारने में लगा रहता। अब सोनू 18 घंटे काम करता, सेठ के पास से छूटते ही खुदरा व्यापारियों के पास जाता और अपना उत्पाद दिखाता। 1 साल बीत गया। सोनू अब बाजारीकरण का अर्थ समझने लगा और व्यापारियों से जान पहचान बढ़ाने लगा। सोनू ने पिताजी के नाम चिट्ठी लिखा, अपनी कुशल क्षेम और काम को बताया। चिट्ठी पढ़कर पिताजी को सुकून मिला कि काम तो मिल गया और अब कर्ज भी चुक जाएगा, लेकिन अमिता रोज़ सोनू के बारे में सोचकर परेशान रहने लगी। चिट्ठी में भी सोनू ने अमिता के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इधर सोनू के पांव धीरे धीरे बाजार में जम रहे थे। बहुत से खुदरा व्यापारी सोनू को नई तकनीक की सलाह और जानकारी देते थे। सोनू का व्यवहार और बोली का मीठापन हर किसी को भाता था। इस कारण सोनू बाजार में प्रसिद्ध होने लगा। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और सोनू भी बाजार में जमता गया। जैसे कड़वे करेले का रस बहुत सी व्याधियों को दूर करता है, वैसे ही सोनू के लिए अमिता के वो शब्द करेले का रस बने, जो वास्तव में सोनू के लिए जीवन औषधि थे। वो सोनू जो तानों से दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था, अब कामयाबी की सीढ़ियाँ दिन प्रतिदिन चढ़ रहा था। हालांकि अमिता बहुत दुखी रहने लगी और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। 4 साल बीत गए। वो सोनू जिसको उसकी पत्नी ने अपने कमरे से बाहर यह कहकर निकाल दिया कि तेरे साथ से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब वह शहर का मशहूर व्यापारी था। और वो अमिता जो कभी गोरी चिट्ठी बलिष्ठ यौवन से भरपूर थी, आज अपने सोनू के बारे में सोच सोच कर सूख कर कांटा बन गई। सोनू के पिताजी ने सोनू को चिट्ठी लिखा और सब कुछ बताया। सोनू ने जवाबी लिखा और कहा कि राम का वनवास पूरा हो गया है, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन अमिता को मत बताना। सोनू की फैक्ट्री में 200 मजदूर काम करते थे और जितना नुकसान सोनू ने किया था वो 4 साल में चुका पाया था। सबसे पहले सोनू ने
पिताजी की वो रकम अलग की। फिर अमिता के गहने बनवाए। माँ पिताजी और अमिता के लिए कपड़े लिए और सूटकेस में सजाकर चला घर की तरफ। बस उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अमिता के साथ उसने गलत बर्ताव किया, जो 4 साल तक कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि इस दौरान अगर अमिता से बात करता तो शायद वो प्रेरणा कुछ अलग रूप ले लेती। इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ सोनू गांव पहुंच गया। घर पहुंचा तो पिताजी चारपाई पर बैठे थे, पास में बूढ़ी माँ। सोनू को देखकर वृद्ध पिताजी के उदासीन चेहरे पर खुशी की लकीर बनी, जैसे मरुस्थल में बादल घिर आए हों। पिताजी ने खड़े होने की चेष्टा की तो सोनू ने रोका। चरण स्पर्श किए। पिताजी ने गले से लगा लिया और आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। पास बैठी माँ भी रोने लगी तो सोनू ने प्यार से माँ को भी गले लगाया और बातों में उलझाकर दर्द को कम किया। 5-7 मिनट इधर उधर की बात करके माँ पिताजी का जी हल्का होने के बाद सोनू ने कहा कि माँ, अमिता कहाँ है? तेरे कमरे में है बेटा, जा संभाल उसको भी। इन बूढ़ी हड्डियों में अब वो जान बाकी नहीं है। और वो पगली देख क्या हालत कर रखी है उसने। 2 दिन से तो खाना भी नहीं खाया है। वैद्य जी बोल कर गए हैं कि खाना नहीं खाओगी तो ज़्यादा बीमार हो जाओगी। माँ तू रुक यहीं, उसका इलाज मेरे पास है, कहकर सोनू सीधा रसोई में गया। सूटकेस को दीवार के सहारे रखकर चूल्हा जलाया और अमिता के लिए खाना बनाने लगा। सोनू ने माँ पिताजी को खाना बनाकर खिलाया, फिर थाली में अमिता के लिए खाना सजाया और कमरे में गया। अचानक इस आगमन पर अमिता चौंक उठी। वह स्तब्ध हो गई। उठना चाह रही थी मगर उठ न सकी। उसकी इस हालत पर अंदर से सोनू भी रो उठा, लेकिन सोनू ने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही तड़प कर रह गया। सोनू बिस्तर पर अमिता के पास बैठ गया। अमिता कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक सोनू को देख रही थी। अमिता की आंखों से दुख और पश्चाताप के आंसुओं का झरना बह रहा था। सोनू ने उसकी आंखें पोंछी और अमिता से कहा, चल खाना खा। सोनू का भी गला भर गया था, लेकिन जब खाने की खुशबू अमिता के नाक में गई तो वो चौंक गई। उसकी पसंदीदा मटर पनीर, जो सोनू की माताजी को बनानी ही नहीं आती थी। भरे हुए गले से अमिता ने सोनू से पूछा, खाना आपने बनाया है? सोनू ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वो बोल नहीं सका। अमिता सोनू के गले से लिपट गई, जैसे कोई लता अवलंब से लिपटकर जीवंत होती है। अमिता भी सोनू के गले से लगते ही मानो उसकी बीमारी दूर हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। सोनू की आंखें भी पनीली हो गई थीं। सोनू ने कहा, चुप हो जा पगली, पहले खाना खा ले। 2 दिन से मैं भी भूखा हूँ। अब सोनू अमिता को और अमिता सोनू को खाना खिलाने लगे। दोनों की आँखों से एक दूसरे के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाले आंसू निकल रहे थे। बाहर से सोनू की माँ भी यह दृश्य देखकर खुशी के आंसू बहा रही थी। अमिता के उन शब्दों ने सोनू को इस कदर प्रेरित किया कि आज सोनू अपने गांव का सबसे कामयाब व्यक्ति है। एक बार फिर से उसके पिता को खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।